Hello, Assalamu alaikum everyone. This side Abdullah Sheikh from Tandomankan district. Today we discuss about the PCR applications. So before going towards the PCR applications, we must know that what is the PCR and what is the main purpose of PCR. So basically PCR is a short form of polymerase chain reaction, and polymerase chain reaction, it is a technique in which we insert or locate any desired gene, and as a result of that we obtain many several enormous billions and trillions copies of DNA. So now let's discuss about the PCR applications in detail. Here I only discuss the major applications of PCR which are used in daily life routine. So let's discuss them in detail. So first application of PCR is on the DNA fingerprinting. DNA फिंगरप्रिंटिंग में एप्लीकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट एप्लीकेशन PCR की DNA फिंगरप्रिंटिंग पे है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग पे जो है ना बेसिकली ये हेल्प करता है हमारी जो है ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प करता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। और इसमें क्या होता है, अब लेट सपोज कहीं पे भी अगर कोई क्राइम सीन हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ जाती है पुलिस, देन उसके बाद वहाँ जाते हैं फॉरेंसिक ऑफिसर्स, एंड पुलिस एंड फॉरेंसिक ऑफिसर वहाँ जाके वहाँ से कलेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल जहाँ पे क्राइम हुआ है। ठीक है, अब क्राइम सीन हुआ है लाइक लेट सपोज कहीं पे भी, ठीक है, तो वहीं पे जो है ना वो जाएंगी पुलिस और वहाँ पे कलेक्ट करेंगी बायो सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल। और बायोलॉजिकल सैंपल कोई भी हो सकता है, लेट सपोज ब्लड सैंपल हो गया, नेल सैंपल हो गया, हेयर सैंपल हो गया, जो भी मतलब कि जो उसे वहाँ मिलता है उसे को बायोलॉजिकल सैंपल बोलते हैं। और वो लेके आते हैं उसी सैंपल को लैब में, और उसी सैंपल की करते हैं DNA आइसोलेशन। और DNA आइसोलेशन करने के बाद उसको मिल जाता है वहाँ से DNA। प्लस में सस्पेक्टेड पर्सन का भी बायोलॉजिकल सैंपल उठाते हैं। अब सस्पेक्टेड पर्सन वो पर्सन होता है जो क्राइम सीन में मौजूद होता है और जिनको मतलब पुलिस को और फॉरेंसिक ऑफिसर को जिनके ऊपर डाउट होता है कि इसने क्राइम किया है, यही क्रिमिनल है, तो वो कहलाता है हमारा सस्पेक्टेड पर्सन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो जो ना सस्पेक्टेड पर्सन का भी बायोलॉजिकल सैंपल जो है ना कलेक्ट करके ले आते हैं, उसको भी बायोलॉजिकल लैब में ले आके आते हैं और उसका भी सैंपल का भी जो है ना DNA आइसोलेशन करते हैं। DNA आइसोलेशन करने के बाद उनको जो है ना मिल जाता है DNA। तो अब 2 DNA मिल गए, एक मतलब उसका DNA जिसका क्राइम हुआ है और दूसरा उसका DNA जिसका सस्पेक्टेड पर्सन है जो, तो दोनों का DNA कंपेयर करवाएंगे। अगर रिज़ल्ट में दोनों के DNA कंपेयर करवाने के दौरान मैच हो गए तो इसका मतलब कि सस्पेक्टेड पर्सन जो है ना क्रिमिनल है, उसी ने ही क्राइम किया है, वही क्रिमिनल है। अगर मैच नहीं होता इन केस, तो इसका मतलब ये है कि सस्पेक्टेड पर्सन जो है ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। तो अब PCR जो है ना लेट्स सपोज इट इज़ laboratory technique used to establish a link between biological evidence and suspect in a criminal investigation। मतलब कि ऐसी टेक्निक ये कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस में जो है ना लिंक क्रिएट करती है सस्पेक्ट और कोई इवेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट्स हुआ, एविडेंस हुआ उनके दरमियान। उसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ आल्सो यूज्ड टू एस्टेब्लिश पैटर्निटी। DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम जो है ना पैटर्निटी भी मालूम कर सकते हैं, मतलब कि लोगों के पुस्तकों नस्लें भी जो है ना निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज कैसे, वो हम आगे जो है ना इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो हम जो है ना आगे इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं DNA जो है ना सस्पेक्टेड पर्सन से उठा के जो है ना ब्लड स्टेन में डाला गया और ब्लड स्टेन में उठा के जो है ना हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का करते हैं। उसके बाद हमें जो है ना DNA मिल जाता है वहाँ से, ठीक है, और फिर उसके बाद हम मैचिंग करते हैं इसके बेसिस पे। और ये आप सेम प्रोसेस देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, मतलब कि सस्पेक्टेड पर्सन से DNA उठाया और उसको हम ब्लड स्टेन में डाला और उसके बाद इसको स्टेन किया और जेल में मतलब कि डाल दिया, और उसके बाद जो है ना उसकी कॉपीज़ बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है PCR का फंक्शन ये होता है कि कॉपीज़ बनाना और उसके बाद में जो है ना रिजल्ट मैच करवाना कि वेदर ये जो मतलब कि आपका सस्पेक्टेड पर्सन है ये क्रिमिनल है या नहीं है। तो now we are moving to the next application of PCR, and that is the most important application of PCR, that is on the sex determination। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन पे दूसरी एप्लीकेशन है। अब ये क्या, इसका मतलब ये क्या है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स को आइडेंटिफाई करने में जो ना हेल्प करती है ये PCR हमारी।
अब लेट्स सपोज कैसे, अगर हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल पड़ा हुआ है और हमें नहीं पता ये सैंपल मेल से बिलोंग करता है फीमेल से बिलोंग करता है, तो इन केस में क्या करेंगे, उसी केस में जो ना मेल और फीमेल से दोनों से जो ना वो बायोलॉजिकल सैंपल उठाएंगे, लेंगे और उसी बायोलॉजिकल सैंपल की जो ना लैब में करेंगे जो ना डीएनए आइसोलेशन करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है उसका डीएनए, और डीएनए के बाद जो ना हम पीसीआर करते हैं उसका, ठीक है। और पीसीआर के टाइम पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेसिफिक प्राइमर्स, और ये जो प्राइमर्स होते हैं वो सेक्स को आइडेंटिफाई करने वाले प्राइमर्स होते हैं स्पेसिफिक, जो मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेक्स के लिए इस्तेमाल किए गए हों। सेक्स डिटरमाइनिंग प्राइमर्स जो ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो स्पेसिफिक प्राइमर्स कहलाते हैं, तो वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद मतलब कि जो भी पीसीआर की रिज़ल्ट आएगी उसका करेंगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ना हमें बैंड नज़र आते हैं रिज़ल्ट के अंदर, मतलब कि उसको प्रोसेस करने के बाद हमें जो ना रिज़ल्ट में कोई भी मतलब कि सैंपल डाला और उसके नतीजे में वहाँ पर हमें बैंड नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्टेन बैंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और बैंड दो किस्मों के नज़र आएंगे हमें। अब लेट सपोज कौन से बैंड हैं, सिंगल बैंड भी होता है, डबल बैंड भी होता है, ठीक है। सिंगल बैंड मतलब कि रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, डबल बैंड रिप्रेजेंट करता है मेल को। अब ये डबल बैंड मेल को क्यों रिप्रेजेंट करता है, सिंगल जो ना बैंड में फीमेल को क्यों रिप्रेजेंट करता है, इसका बेसिक लॉजिक यही है कि अब मेल में जो ना दो क्रोमोसोमल फैक्टर होते हैं एक्स और वाई, इसकी वजह से दोनों जो ना अलग अलग हैं, एक्स अलग क्रोमोसोमल फैक्टर है, वाई अलग है क्रोमोसोमल फैक्टर है, तो इसकी वजह से दो बैंड नजर आएंगे। जबकि हम फीमेल में देखते हैं तो उसमें जो ना सिर्फ एक ही क्रोमोसोमल फैक्टर होता है और वही एक्स होता है, एक्स मतलब कि एक ही जो ना क्रोमोसोमल फैक्टर है, और इसके नतीजे में हमें जो ना सिंगल बैंड नज़र आएगा, ना कि डबल बैंड। तो डबल बैंड जो है ना मेल में नज़र आएंगे और सिंगल बैंड जो है ना फीमेल में नज़र आएंगे। तो अगर सिंगल बैंड नज़र आता है तो उसके मतलब बोलेंगे कि हमें जो सैंपल है हमारे पास वो फीमेल से, अगर डबल बैंड आए तो मतलब कि जो हमारे पास सैंपल है वो मेल का है। नाउ you can see the third most important application of PCR, that is on the perinatal genetic disease identification। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है जेनेटिक डिजीज़ की। अब लेट्स सपोज जेनेटिक डिजीज़ क्या होती है, वो डिजीज़ मतलब कि जो किसी भी खानदान में जो ना नस्लों से चलती आ रही हो, जो ना किसी पुश्तों से चलती आ रही है, तो उसी डिजीज़ को हम कहलाएंगे जो ना कहेंगे एज अ जेनेटिक डिजीज़। अब लेट्स सपोज एक फ़ीमेल है जिसकी नस्ल में जो ना कोई डायबिटीज़ की डिजीज़ है, वो उनकी नानी को भी थी, अब उनकी माँ को भी थी और उनको भी है, ठीक है, कोई फीमेल है। तो अब देखिए ये वो डिज़ीज़ है जो मतलब कि उसकी नानी को भी थी, उसकी जो है ना माँ को भी है, उसको भी है। अब ये जो डिज़ीज़ है ये चलती आ रही है नस्ल से ऊपर, ठीक है। तो अब अगर उसी फीमेल ने अगर अपना बेबी कंसीव करा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो मतलब कि उसे डर है कि जो मुझे मतलब कि है डायबिटीज़ या जो मुझे डिजीज़ है जेनेटिक, वो मेरे पेरेंट जो है ना फीटस में भी ना हो। तो इस कंडीशन में वो क्या करती है, फीटस का मतलब कि टेस्ट करवाती हैं। अब लेट्स सपोज कैसे, अब फीटस का मतलब कि अब फीटस की टेस्ट कैसे करवाती है, अब देखें मतलब कि तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, मदर से जो है ना फीटस का सैंपल लिया जाता है। अब कैसे जो है ना मदर से हम फीटस का सैंपल कैसे लेते हैं, हम मदर से फीटस का सैंपल कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे जो है ना मेथड्स होते हैं। लेट्स सपोज कौन कौन से होते हैं, आप एमनोटिक फ्लूइड के थ्रू भी जो है ना मदर से डीएनए फीटस का डीएनए उठा सकते हो। आप क्रोनिक विलस के थ्रू भी मदर से जो है ना फीटस का डीएनए उठा सकते हो, क्रोनिक विलस से उठा सकते हैं, एलोंटिस विलस से उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर ये हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इसके सिंपली हम ऐसा तो कर सकते हैं, मतलब कि जो सैंपल होता है फीटस का वो सिंपली मदर के ब्लड स्ट्रीम में भी प्रेजेंट होता है, जो हम जो है ना तो इजीली हम जो है ना ब्लड स्ट्रीम से भी मदर की ब्लड स्ट्रीम से भी जो है ना इजीली निकाल सकते हैं वो सैंपल। तो इस कंडीशन में हमने मदर्स की ब्लड स्ट्रीम से जो है ना निकाला सैंपल फीटस का, और उस फीटस के सैंपल का हम क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेशन करेंगे। डीएनए आइसोलेशन के बाद हमें मिल जाएगा डीएनए, और उसके बाद हम करेंगे पीसीआर उसका, ठीक है। और पीसीआर के टाइम पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक पीसीआर होते हैं। अब पीसीआर वो जो होते हैं, पीसीआर डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन पीसीआर होती है, मतलब कि डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन जो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो है ना इस्तेमाल किए गए हों वही जो है ना पीसीआर होंगे। अब यहाँ पे जो मतलब कि डायबिटीज़ बताई गई है डिजीज़, तो उसी डिजीज़ को जो है ना यहाँ पे जो है ना डिटरमाइन करेंगे वो। तो अब रिज़ल्ट में फिर रिज़ल्ट के बुनियाद हम देखेंगे कि मतलब कि उसके फीचर्स को डायबिटीज़ है या नहीं है, जो उसकी डिज़ीज़ जो है ना जेनेटिक डिजीज़ वो उसके पुश्त से चलती आ रही है, उसके खानदान में चलती आ रही है, वो है या नहीं है। तो पीसीआर के रिज़ल्ट में हम चेक करेंगे, अगर पीसीआर एम्पलीफाई करता है तो उसका मतलब कि उसके फीचर्स में वो डिज़ीज़ मौजूद है जो उसके पुश्तों से या खानदान से चलती आ रही है। अगर एम्पलीफाई नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि जो मतलब कि डिज़ीज़ है वो उसके फीचर्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा हम मूव करते हैं आगे फर्दर।
फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ PCR एंड दैट इज़ ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड बेसिकली इसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, और न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है DNA और RNA। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि DNA और RNA की क्वान्टिटी को मालूम करने को हम बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइडेंटिफाई क्वालिटी ऑफ DNA और RNA। तो अब लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और वो आता है, मतलब उसे चोट लग जाती है, उसे इंजरी हो जाती है, तो वो डायरेक्ट जो ना आता है डॉक्टर के पास और वो बोलता है कि मुझे जो ना अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए, तो अर्जेंट मेरी ट्रीटमेंट कर दें। तो डॉक्टर बोलेगा कि मैं अर्जेंट ट्रीटमेंट आपकी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आपकी डिजीज़ की सीवियरिटी इंटेंसिटी कितनी है, मुझे नहीं पता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, हमको सिंपली एक टेस्ट करवानी है। जहाँ भी आपकी साइड पे मतलब कि इन्फेक्टेड साइड है, जहाँ भी आपको मतलब कि इंजरी हुई है, तो उस इंजरी जो है ना साइड से इन्फेक्टेड रीजन से आपको जो है ना सैंपल कलेक्ट करके उसका सैंपल का जो है ना हमें DNA आइसोलेशन करना है। DNA आइसोलेट करने के बाद हमें जो है ना वहाँ से DNA मिल जाता है। फिर हम जो है PCR करते हैं, और PCR करने के बाद उसकी हम PCR से हमारे यहाँ पे ये रिजल्ट मिलती है कि उसके जो मतलब कि इन्फेक्टेड रीजन में जितने भी इन्फेक्टियस पैथोजेंस जो होंगे ना, उनकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। वहाँ पे जो है ना उसके जेनेटिक मटेरियल कितना है, तो उसकी जेनेटिक मटेरियल के बुनियाद से जो है ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि डिजीज़ भी ज़्यादा होगी इंटेंस, अगर ज़्यादा जो है ना जेनेटिक मटेरियल निकला पैथोजेंस का। तो अगर जेनेटिक मटेरियल DNA का जो ना कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पैथोजन की जो इंटेंसिटी है वो भी कम है। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पैथोजेनिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजीज़, मतलब कि पैथोजेनिसिटी वो जितने भी मतलब कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, जितना भी उनके अंदर जो ना न्यूक्लिक एसिड की DNA और RNA की जो ना मिकदार ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि उतनी ही डिज़ीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा है, वो उतनी ही जो ना इंटेंसिटी उसकी डिज़ीज़ की ज़्यादा है, वो उतनी खतरनाक है। तो इस कंडीशन में यही हो सकता है, जो ना डिजीज़ की सीवियरिटी की बुनियाद पे देख के फिर जो है ना डॉक्टर उसको जो है ना मेडिकेशन जो है ना रेफ़र करेंगे। So basically for now we are moving towards the next applications, and that is on the स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। अब स्पीशीज़ सबसे पहले बात करते हैं, स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में जो है ना हेल्प करती है। अब लेट्स सपोज कैसे, अगर हमारे पास कोई सैंपल है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी स्पीशीज़ बिलोंग करता है सैंपल, तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, उसी सैंपल मतलब सैंपल उठाएंगे, उस सैंपल की जो है ना हम DNA आइसोलेशन करेंगे। DNA आइसोलेट करने के बाद हमें DNA मिल जाता है। DNA के बाद हमें जो है ना प्राइमर्स यूज़ करते हैं, और ये जो प्राइमर्स होते हैं मतलब कि स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने वाले प्राइमर्स होते हैं, कि मतलब कि कौन सी स्पीशी है वो आइडेंटिफाई करके हमें दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में PCR के टाइम हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक प्राइमर्स, और हमें बता देंगे मतलब कि जो हमारा सैंपल है वो किससे बिलोंग करता है, कौन सी स्पीशीज़ है, तो ये जो ना हमें मिल जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मतलब कि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। अब इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एनी एरिया, किसी भी एरिया के अंदर जो है ना कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, ये जो ना आइडेंटिफाई करने में PCR हमें हेल्प करता है। अब लेट्स सपोज एक फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में रहते हैं लायंस, टाइगर्स रहते हैं, सॉरी टाइगर्स। अब हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ टाइगर्स कितना है उस फॉरेस्ट के अंदर। तो इस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि मतलब कि उस फॉरेस्ट में जाएं और एक एक टाइगर को जो है ना अलग अलग काउंट करें, ऐसा तो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जो है ना अपनी लाइफ का भी खतरा है, क्योंकि वो हमें अटैक भी कर सकते हैं, हमारे जो है ना इससे जान का भी खतरा हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि हम उसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मतलब कि टाइगर्स अवेलेबल ना हो। और लेट्स सपोज कॉर्नर से हमने कोई ढूंढ लिया, ठीक है, और कॉर्नर पे हमें जाके हमें कोई नॉन इनविजिबल सैंपल उठाना है। अब नॉन इनविजिबल सैंपल वो सैंपल होता है जो मतलब कि किसी भी जानवर से आप लें, उसको बिना हार्म किए जो है ना वो सैंपल आप उठाएं उसे। तो बिना हार्म किए जो सैंपल लिया जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन विजिबल सैंपल, और वो हम उठाएंगे मतलब कि कॉर्नर से। अब वो लाइन टाइगर्स का होगा, अब कोई भी हो सकता है नॉन विजिबल सैंपल, मतलब कि कौन सा हो सकता है, लेट्स सपोज ब्लड सैंपल हो सकता है, सॉरी ब्लड सैंपल नहीं, हेयर सैंपल हो सकता है, हेयर सैंपल हो सकता है, नेल सैंपल हो सकता है, या स्केच सैंपल हो सकता है। तो उसी सैंपल को जो है ना फिर हम ले आएंगे लेबॉर्ट्री, और वहाँ पे जो है ना DNA आइसोलेशन करेंगे, और फिर वहाँ पे DNA मिल जाएगा। और फिर DNA की करें हम PCR के टाइम पे यहाँ करते हैं जीनोटाइपिंग। और ये है जीनोटाइपिंग, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है ना हमें पता लगाता है कि कितनी जो है ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है किसी भी एरिया के अंदर। तो जीनोटाइपिंग के थ्रू जो है ना हम बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है किसी भी एरिया के अंदर। सो नाउ we are moving to the sixth most important application of PCR, that is on the migration tracking of animals। मतलब कि कोई भी अगर एनिमल है वो मतलब कि माइग्रेट करके जाता है अगर कहीं से कहीं और जगह पे, तो उसकी ट्रैकिंग को मतलब कि फाइंड आउट करने में भी जो है हेल्प करता है। लेट्स कैसे, अब लेट्स सपोज दो फॉरेस्ट है हमारे पास, एक फॉरेस्ट A और एक फॉरेस्ट B है, और दोनों फॉरेस्ट में रहते हैं टाइगर्स। अब
एक फॉरेस्ट में हमें ए फॉरेस्ट में हमने काउंट किए 50 टाइगर्स हैं और बी में 60 हैं। तो ये हमने कैसे किया, ये हमने जीनो ट्रैपिंग के थ्रू किया, जो हमने जो ना इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हमने उसके थ्रू इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू जीनो ट्रैपिंग के थ्रू हमें पता लगवाया कि 50 टाइगर्स रह रहे हैं ए में और फॉरेस्ट बी में रह रहे हैं 60 टाइगर्स। तो अब कुछ अर्सा गुजरने के बाद हमने फिर से जो ना उस सेम जो ना दोनों फॉरेस्ट की हमने जीनो ट्रैपिंग की और हमें दोनों में डिफरेंट नज़र में आया। लेट्स सपोज फॉरेस्ट ए में 50 थे तो 48 हो गए और फॉरेस्ट बी में 60 थे तो यहाँ पे 62 हो गए। अब इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट ए में 2 कम हो गए, 2 माइनस हो गए और फॉरेस्ट बी में 2 बढ़ गए, जो ना 2 ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट ए में शायद 2 मर गए हों या मतलब कि मर चुके हों, इसी वजह से जो तो कम हो चुके हैं, या फॉरेस्ट बी में 2 जो ना प्रेग्नेंट कोई होंगी लाइन्स टाइगर्स वगैरह, तो उन्होंने जन्म दिया होगा 2 बच्चों को। तो हम एक को देख के हम ये नहीं बता सकते कि दोनों को जो ना एक की कैसे हमने जो है ना ये एक की रिज़ल्ट बना के एक की रिज़ल्ट के ऊपर हम बता नहीं सकते कि जो ना एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो अब देखें अगर यहाँ पे 50 टाइगर्स हैं तो मतलब 2 कम हो चुके हैं। तो अब दोनों की रिज़ल्ट को हम जब ने कंपेयर करवाया तो इसका मतलब कि 48 जो है ना ये ए में है अभी और 62 जो है ना 2 में है, बी में फॉरेस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो टाइगर्स हैं वो फॉरेस्ट ए से माइग्रेट करके चले गए हैं फॉरेस्ट बी तक। और ये मतलब कि ध्यान में होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों फॉरेस्ट जो ना दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों। अच्छा, नाउ 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ PCR दैट इज़ ऑन द पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन। अभी बात करते हैं कि पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अब लेट्स सपोज कोई भी चाइल्ड है और वो रह रहा है मतलब कि किसी के घर में, तो और वो पता लगाना चाहता है कि मेरे मतलब कि रियल पेरेंट्स कौन से हैं या मैं जिनके साथ रह रहा हूँ वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं या नहीं है। तो इस केस में जो है ना हम क्या करेंगे, पेरेंट DNA का भी पेरेंट का भी DNA उठाएंगे और चाइल्ड का भी DNA उठाएंगे। दोनों के DNA को जो है ना हम यहाँ पे मतलब कि फिर DNA एक्सट्रैक्शन करेंगे। DNA एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो है ना DNA PCR करेंगे और फिर PCR की रिज़ल्ट पे हम बता सकते हैं कि ये मतलब कि जो चाइल्ड है जिनके साथ रह रहा है वो उनके रियल पेरेंट्स हैं या नहीं है। तो PCR के रिज़ल्ट पे अब बताते हैं, अगर PCR मतलब कि दोनों के DNA मैच करवाते हैं, अगर मैचिंग के दौरान दोनों DNA मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब कि वो जिनके साथ रह रहा है वो उनके जो है ना रियल पेरेंट्स हैं और वही उनके जो है ना माँ बाप हैं। अगर दोनों के DNA मैच नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो जिनके साथ रह रहा है वो जो है ना इनके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। तो सिंपली यही होती है जो है ना पैटर्निटी मालूम करना। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया होगा कि पैटर्निटी हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो यही एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम पैटर्निटी मालूम कर सकते हैं। अब ये पैटर्निटी है मतलब कि हमने किसको फाइंड आउट किया, पेरेंट्स को फाइंड आउट किया। हमने पेरेंट्स को जो है ना आइडेंटिफाई किया कि ये इनके पेरेंट्स है या नहीं है। तो यही होती है पैटर्निटी मालूम करना। ठीक है, अब यह हमारी लास्ट एप्लीकेशन है जो है ना PCR की हम बात करते हैं जिसके ऊपर, एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन मतलब कि किसी भी PCR है और उसकी एप्लीकेशन जो है ना ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकती है। अब कैसे, लेट सपोज अगर ये हमेशा ध्यान में रखें कि बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चेक द ग्राफ एक्सेप्टेंस और ग्राफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब लेट सपोज एक मतलब कि डोनर है, एक पर्सन ए है दूसरा पर्सन बी है। ए पर्सन डोनर है, बी एक्सेप्टर है। अगर ए मतलब कि डोनर मतलब कि जिसको डोनर बोल रहे हैं वो मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है एक्सेप्टर को यानी बी को, तो विदाउट टेस्ट किए अगर हम वो ट्रांसप्लांट कर दें ऑर्गन, तो अगर वो मतलब कि उसकी बी की एक्सेप्टर की बॉडी में जाके वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स काज करे तो इसके नतीजे में बहुत सारी फेटल कंडीशन जो है ना ज़ाहिर हो सकती हैं और जो है ना नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं दोनों को। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसके बेहतर है कि इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करनी है, HLA टाइपिंग PCR करनी है, क्योंकि ये लाजमी करनी है हमें। अब देखें HLA टाइपिंग PCR वो मतलब कि HLA जिसको हम बोलते हैं HLA, इसका मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन। अब HLA प्रेजेंट होता है ह्यूमन के जीनोम में और ये मतलब कि HLA जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फीमेल टू मेल जो है ना वेरी करता रहता है। तो अब मतलब कि ए पर्सन का जो लेट सपोज हमने जो डोनर है उसका HLA और बी पर्सन जिसका जो एक्सेप्टर है उस दोनों का पर जो है ना HLA डिफरेंट है।
या डिफरेंट होगा तो मतलब कि क्या होगा, अगर सेम होगा तो क्या होगा। तो यही हमें जो ना करना। अब HLA टाइपिंग PCR करनी है और इस कंडीशन को अवॉइड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ना A पर्सन और B पर्सन यानी एक्सेप्टर और डोनर दोनों का हमने जो है ना सैंपल उठाना है, और सैंपल उठा के उस दोनों के सैंपल को जो ना हमें DNA आइसोलेशन करके करना है। DNA आइसोलेशन करने के बाद हमें DNA मिल जाएगा, और फिर करते हैं हम PCR। और PCR के टाइम पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेसिफिक PCR, जिसको हम बोलते हैं HLA LSP PCR, ठीक है, स्पेसिफिक PCR। और HLA LSP क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन लोकस स्पेसिफिक प्राइमर्स। ये वही प्राइमर्स हैं मतलब कि जो HLA को आइडेंटिफाई करके देंगे कि ये डोनर का HLA या जो ना वो एक्सेप्टर है, उस दोनों का HLA जो ना सेम है। अगर सेम होगा तो ही ट्रांसफ़र हो पाएगा ऑर्गन, अगर नहीं होगा तो मतलब इसका मतलब है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगी। तो ये HLA मतलब कि सेम होना चाहिए लाजमी। तो उसके बाद हम जो है ना HLA PCR करेंगे। फिर PCR की रिजल्ट में बताएंगे। अगर ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन लोकस स्पेसिफिक प्राइमर्स उसको एम्पलीफाई करता है, ठीक है, अगर मतलब कि डोनर को एम्पलीफाई करता है और एक्सेप्टर को एम्पलीफाई नहीं करता, तो इसका मतलब कि एक्सेप्टर की बॉडी या डोनर की बॉडी रेडी नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर एक्सेप्टर की बॉडी में करता है और डोनर की बॉडी में नहीं करता, तो मतलब कि डोनर की साइड में मसला है। तो दोनों की, अगर दोनों की साइड पे कर जाता है, ठीक है, दोनों की साइड पे एम्पलीफिकेशन कर जाता है, दोनों की साइड पे जो है एम्पलीफिकेशन हो जाती है, यानी A और B बहुत एम्पलीफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मतलब कि बॉडी एक्सेप्टर की फुल रेडी है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। आप इसको जो है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यही जो है ना हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस थी PCR की। आई होप के जो है ना आपको बहुत ही जो है ना मज़ा आया होगा, और सारी की सारी जो है ना आपने डिटेल में अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। तो थैंक यू वेरी मच।